Students, today we are going to start the third chapter of microeconomics, that is concept of demand. Demand is the foundation pillar of any economic system. डिमांड जो होती है वो किसी भी इकोनॉमी की फाउंडेशन पिलर मानी गई है. इसीलिए डू वी एवर थिंक हाउ the price of goods and services are determined and why there is change in our desire and wants. The objective of this chapter is to understand the meaning of demand, the factors influencing it, and the changes in demand brought about by factors. Students, goods are demanded because they have the capacity to satisfy our wants, but every wants of a consumer cannot be called a demand. Demand does not mean mere desire for a commodity. Let us understand the three different terms. Desire means a mere wish to have a commodity. For example, desire of a poor person for a car with just rupees 200 in his pocket. So desire is just a wish to possess something. इसका मतलब ये हुआ कि डिज़ायर जो होती है वो सिर्फ किसी कमोडिटी की इच्छा रखना ही डिमांड नहीं होती है, वो एक सिंपल डिज़ायर मानी गई है. जैसे किसी पुअर पर्सन के पास 200 ही रुपये हैं उसकी पॉकेट में और वो कार ख़रीदना चाहता है, तो वो जो कार ख़रीदने की इच्छा है उसकी वो डिज़ायर ही रहेगी, डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसके पास पे करने के लिए अमाउंट नहीं है. सेकंड, वांट इज़ दैट डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट. एवरी डिज़ायर इज़ नॉट अ वांट. हर इच्छा या हर जो हमारी चाहत होती है वो वांट या फिर डिमांड नहीं बन सकती. बट अ डिज़ायर कैन बिकेम अ वांट इफ़ द पर्सन इज़ इन पोजीशन टू सेटिस्फाई. लेकिन वो डिज़ायर वांट बन जाएगी अगर वो आदमी उसको सेटिस्फाई करने की पोजीशन में है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द पुअर पर्सन wins a lottery and now he has enough money to buy a car, then his desire for a car will now be termed as want. तो उसकी डिज़ायर वांट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? अचानक से उसको लॉटरी के थ्रू पैसे मिल जाएं तो. थर्ड है, डिमांड इज़ एन एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज़ टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, डिमांड इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस. डिमांड जो है वो हमेशा प्राइस के रेफरेंस में डिफ़ाइन की जाती है. सेकंड, डिमांड इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम. इसके अलावा डिमांड के अंदर एक टाइम पीरियड भी बहुत कंपलसरी होता है. टाइम पीरियड कैसे? जैसे डिमांड फॉर अम्ब्रेलाज इज़ मोर इन रेनी सीजन एज़ कम्पेयर टू अदर सीज़न. अम्ब्रेला की डिमांड कब इफ़ेक्टेड होती है? जब रेनी सीज़न होता है. बाकी सीज़न में भी रहती है, जैसे धूप से बचने के लिए हम लगाते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी सर्दी वो बारिश या रेनी सीज़न में होती है. तो अगर हम डिमांड को सम अप करें तो आपकी बुक में पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है, द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिमांड आर द इफ़ेक्टिव डिज़ायर और वांट फॉर अ गुड. हमारे अंदर इफ़ेक्टिव डिज़ायर होनी चाहिए. सेकंड, मनी टू परचेज़ द कमोडिटी. जैसे मैंने पुअर पर्सन का एग्जांपल दिया कि उसके जेब में 200 ही रुपये थे, तो वो कार कैसे बाय करेगा या परचेज़ करेगा? तो सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके पास मनी होनी चाहिए. थर्ड है विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी. और कमोडिटी को लेने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारी इच्छा होनी चाहिए पे करने के लिए. जैसे कई बार हमारे पास बहुत पैसे होते हैं पर हमें सामान ख़रीदने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, तो भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी. ये 3 एसेंशियल कंडीशन है. तो अगर हम डिमांड को सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज़ द क्वांटिटी दैट बायर्स वुड बी विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. ये आपकी बुक में मीनिंग दिया हुआ है. जहाँ मार्केट डिमांड लिखा हुआ है उसके
ऊपर वाले पैराग्राफ के जस्ट ऊपर यानी सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। और इसका मीनिंग ये हुआ कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। इसमें टाइम एलिमेंट कंपलसरी है, फिर इफ़ेक्टिव डिज़ायर कंपलसरी है, परचेज़ करने के लिए एनफ मनी कंपलसरी है और विलिंग टू पे कंपलसरी है। ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब डिमांड जो होती है वो 2 टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। आपकी बुक में डायरेक्ट मार्केट डिमांड दिया हुआ है, लेकिन आप इंडिविजुअल डिमांड भी लिखेंगे अलग से। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है इंडिविजुअल डिमांड वो होती है जो एक कंज्यूमर इच्छा रखता है उसे ख़रीदने की और केपेबल भी होता है ख़रीदने के लिए, यानी उसके पास एनफ मनी भी होती है एट ईच पॉसिबल प्राइस, यानी जितना पॉसिबल हो उतनी प्राइस पे वो उसे ख़रीद सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इसका मतलब जब हम सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं तो उसकी डिमांड क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। सेकंड है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड वो होती है, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय। जहाँ पे अपने अ कंज्यूमर लिखा है उसकी जगह आप ऑल कंज्यूमर कर देंगे। ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये 2 टाइप के डिमांड हो गई आपकी, इंडिविजुअल एंड मार्केट। अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ने के बाद आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल बायर ऑफ अ कमोडिटी। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद अ सिंपल एग्जाम्पल ऑन एन अजम्पशन दैट देयर आर ओनली 2 बायर इन द इकोनॉमी। ऐसा अजम्पशन मतलब हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर 2 बायर हैं। एट अ गिवन प्राइस ऑफ ₹60 पर kg कंज्यूमर A demand 4 kg of pomegranate and consumer B demand 3 kg of pomegranate. The market demand of pomegranate at ₹60 per kg willing to per kg will be equal to the total demand of both the consumers. The quantity of market demand will be 4 + 3 = 7 kg। यानी मार्केट अगर इंडिविजुअल डिमांड देखेंगे तो कितनी होगी? सिर्फ 4 होगी या फिर सिर्फ 3 होगी। और अगर मार्केट डिमांड हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंज्यूमर को हमने क्या किया है? प्लस कर दिया है। इसलिए मार्केट डिमांड की डेफिनेशन आपकी बुक में एग्जाम्पल के नीचे दे रखी, या फिर मैंने जो अभी आपको बताई थी वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होती है? जो हम टेबल बनाते हैं ना, उस टेबल को हम शेड्यूल कहते हैं। वाइल मेकिंग डिमांड शेड्यूल ओनली द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस कमोडिटी ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन इन लिस्ट, वाइल ऑल द अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसमें सिर्फ हम ये मानेंगे कि सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट हैं। फिर डिमांड शेड्यूल जो है वो भी 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हम सिंगल कंज्यूमर की शेड्यूल तैयार करते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग तो वो कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जब हम ए बी इन दोनों की मिलाकर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जैसे दी हुई है, प्राइस ऑफ पोमोग्रेनेट पर केजी दे रखी है 25 रुपये। उस पर कोई सिंगल आदमी कितना ख़रीदेगा? 1000 ग्राम ख़रीद रहा है। और जब वो रुपीस इंक्रीज़ हो गए, 50 रुपये पर केजी हो गई 50 रुपीज़, तो वो कितना ख़रीदेगा? कम ख़रीदेगा, क्योंकि आपको मालूम है प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है डिमांड डिक्रीज़ होती जाती है।
डिमांड डिक्रीज होती जाती है। फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल में ऐसे ही दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है, फिर क्वांटिटी दी हुई है ए की और बी की, इन दोनों को प्लस करके मार्केट डिमांड शेड्यूल निकाली जाती है। फिर नेक्स्ट अपना है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज़ ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड शेड्यूल। जैसे आपने शेड्यूल बनाया है वैसे ही आप उसे ग्राफ में शो करेंगे तो वो कहलाएगा डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जब मार्केट डिमांड शेड्यूल का आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ये आप बुक में से देख के बनाएंगे, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर